नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मलेशिया में सत्ता परिवर्तन हाल ही में हुआ था और उस सत्ता परिवर्तन के चलते मलेशिया में एक नया डर सामने आ गया है कि शायद लोकतंत्र को वहां पर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। ये कैसे होने वाला है, मलेशिया की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है और किस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र को खतरा होने वाला है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बच्चों से हमें। ये वाली जो कोर्स है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का। पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया गया है, इसको आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये एक बेस्ट सेलिंग कोर्स कैटेगरी में है और ये दो कोर्सेज हैं जो शुरू होने वाले हैं 1 जून को। दोनों ही कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी के। ऑल राइट, ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का। डेमोक्रेसी फेड्स इन मलेशिया एज ओल्ड ऑर्डर रिटर्न्स टू पावर। Malaysia's new government looks like much its scandal-stained old government, and under cover of the coronavirus, its opponents have been muscled. यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो पुरानी पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई है वो बेसिकली अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी चीज़ कोरोना वायरस के चलते वो बेसिकली कोरोना की आड़ में ही यहाँ पर गलत इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। अभी जो हाल ही में न्यूज़ आई उसमें हुआ क्या, बेसिकली 18 मई 2020 को मलेशिया की पहली पार्लियामेंट सिटिंग हुई थी, लगभग 2.5 महीने के बाद। देखिए 2.5 महीने पहले 24 फरवरी की बात है जब यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिलेक्ट की गई थी उसने रिज़ाइन किया था। 18 मई को अब जो नई गवर्नमेंट थी उसका पहला सेशन हुआ था, 1 दिन का सेशन हुआ था। इस सेशन में कुछ खास चीज़ें हुई। सबसे पहले तो जो 1 डे सेशन था, इसमें जो मलेशिया के किंग हैं, जो मलेशिया के राजा हैं, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, इन्होंने स्पीच दी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि एक पार्लियामेंट्री सेशन में एक राजा स्पीच दे रहा है। दूसरी चीज़, पार्लियामेंट को एडजर्न कर दिया गया है अब जुलाई तक कोरोना वायरस के चलते, ठीक है। तो अगले 2-2.5 महीने तक जो है इस पूरे पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन अलाउ नहीं किया, कोई भी वोट अलाउ नहीं की गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि एक नई सरकार जब आती है मलेशिया में क्या होता है कि जब नई सरकार लाई जाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको प्रूव करना होता है कि आपके पास मेजॉरिटी है या नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो वोट थी वो नहीं ली गई थी। इन सब के चलते चिंता ये हो रही है कि मलेशिया में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं, बैकग्राउंड। मलेशिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टिव मोनार्की है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल तक तो आपको मालूम होगा, भारत में भी ऐसा ही होता है। भारत एक फेडरलिज्म है, यानी कि हमारा एक केंद्र है और कुछ हमारे राज्य हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमारा जो दोनों के रिलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर डिटरमाइन होते हैं। उसके बाद इलेक्टिव यानी कि यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो इलेक्टेड लोगों से बनती है। फॉर हमारी जो लोकसभा है वो इलेक्टेड लोगों से बनती है। यहाँ तक तो भारत के जैसा ही है इसका सिस्टम, लेकिन इसके बाद इसकी मोनार्की है। मोनार्की में क्या है कि मलेशिया आज भी एक किंग के अंडर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, मलेशिया में प्रेसिडेंट नहीं होता, हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है यांग डी परचुआन अगोंग को, ठीक है, जिसको कि वहाँ पर किंग के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज द हेड ऑफ द स्टेट, और अदरवाइज मलेशिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टिव मोनार्की है। यहाँ पर जो किंग है ये कैसे चुना जाता है, द किंग इज इलेक्टेड बाय 5 ईयर टर्म। किंग जो है 5 ईयर टर्म के लिए चुना जाता है, ठीक है। और किन में से चुना जाता है, ये 9 हेरिडिटरी रूलर्स हैं, जो बेसिकली 9 पुश्तैनी राजे हैं, उन्हीं में से चुना जाता है ये। वो अब इन्होंने सिस्टम बना लिया है कि जो 9 राजे हैं वो एक एक करके रोटेट करते रहते हैं, अपने आप में राजशाही को रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, मोनार्की को रोटेट करते रहते हैं। फिलहाल जो है ये अब्दुल्ला ऑफ पहांग के पास है, जिसका नाम आपको अभी बताया मैंने, सुल्तान अहमद सुल्तान मोहम्मद शाह, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, ठीक है। ये 31 जनवरी 2019 से यहाँ पर राजा हैं। यहाँ पर अब जो लेजिस्लेचर है इसको कहा जाता है दीवान रकयात। लेजिस्लेचर में बिल्कुल सिमिलर है जैसे भारत में सिस्टम है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। फेडरल और स्टेट लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल फेडरल पार्लियामेंट में आपका जो फेडरल पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, यानी कि उसमें 2 हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में वैसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है। जो पार्टी सबसे अधिक वोट्स लाएगी उसको यहाँ पर पार्टी जो सत्ता बनाने का मौका मिल जाएगा। इसमें जो सबसे लेटेस्ट इलेक्शन हुई थी वो हुई थी मई 2018 में। अब आपको थोड़ा समझना होगा, जो 2018 में इलेक्शन हुई थी, देखिए यहाँ पर कुल मिला के 3 पार्टीज़ हैं। एक तो ये वाली पार्टी है जिसके लीडर हैं महातीर मोहम्मद, एक है ये वाली पार्टी जिसके लीडर हैं नजीब रजाक, ठीक है। इस पार्टी को हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं, इतनी रेलिवेंट नहीं है ये। 2 पार्टीज़ हैं यहाँ पे जो अहम हैं।
जो तो नजीब रजाक वाली पार्टी है, ये वाली पार्टी मलेशिया में पिछले 60 साल से लगभग राज कर रही थी, और ये नजीब रजाक जो हैं ये 2009 से सत्ता में थे। ठीक है, 2009 से लेकर 2018 में ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के। उसके बाद ये वाली पार्टी जो अब 2018 में जीत कर आई थी, इनका नाम था महाथीर मोहम्मद की पार्टी, जिसका नाम है पाकातान हरप्पन। ये वाली पार्टी 2018 में इन्होंने इलेक्शंस जीती और अपनी जो है पार्टी को विनर घोषित किया। ऑलराइट, 121 सीट्स इन्होंने जीती, 222 सीट्स थी जो इनकी लोकसभा में है। इससे क्या हुआ, ये नजीब रजाक की जो पार्टी थी ये आउट ऑफ पावर चली गई। ठीक है, और इसी के साथ जो ये महाथीर मोहम्मद हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पीएम भी बने। इनकी उम्र अब आज की डेट में 2020 में इनकी उम्र 95 ईयर्स की है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट फैक्ट है। खैर, अभी तक समझ आ गया आपको। अब पाकातान हरप्पन कोalition में बेसिकली जो ये पार्टी आई थी, ये काफ़ी मुश्किल से इन्होंने नजीब रजाक की पार्टी को हराया था। काफ़ी लोगों ने मिलकर के यहाँ पार्टी बनाई थी। ये 4 पार्टियाँ यहाँ पे मिलकर के आई थी: डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी, पीपल्स जस्टिस पार्टी, नेशनल ट्रस्ट पार्टी, मलेशियन यूनाइटेड इंडिजिनस पार्टी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, कुछ समय के बाद ये 2018 की बात तो आपको समझ आ गई, इलेक्शन जीत गए। लेकिन 2020 फरवरी में जाके क्या हुआ, 21 महीनों के बाद ही, ठीक है, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए थे, पीएम ने रिज़ाइन कर दिया। पीएम महाथीर मोहम्मद ने रिज़ाइन कर दिया, बिकॉज यहाँ पर जो 2 पार्टीज़ थी आपकी, मलेशिया यूनाइटेड इंडिजिनस पार्टी और आपकी पीपल्स जस्टिस पार्टी, इसके कुछ लोग जो है वो डिफेक्ट कर गए। ठीक है, कि जी हम आपकी पार्टी को छोड़ के जाएंगे, और ये छोड़ के चले गए पाकातान हरप्पन के कोalition को। रेजिग्नेशन ऑफ महाथीर मोहम्मद पुट मलेशिया इन पॉलिटिकल टर्मोइल। वहाँ पर एकदम से एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया कि अब हम करेंगे क्या। ठीक है, इसके बाद एक नया इंसान पिक्चर में आता है जिसका नाम है मुहिय्यिदीन यासीन। ठीक है, मुहिय्यिदीन यासीन जो है, इसने टाई अप किया सेवरल पार्टीज़ के साथ, इंक्लूडिंग दी यूनाइटेड मलेशिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और UMNO, जो कि 2018 के इलेक्शन में जीती थी। ठीक है, जब इन्होंने टाई अप किया, इमीडिएटली मुहिय्यिदीन यासीन को पीएम ऑफ मलेशिया घोषित कर दिया गया 1 मार्च 2020 को। अब सिद्धांत ये कहता है कि जब आपने एक नया पीएम बनाया है, स्पेशली जब सरकार ने रिज़ाइन किया है, तो उसको एक अपनी जो मेजॉरिटी है उसे प्रूव करना होगा, राइट। ये लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इसकी मिस्टर मुहिद्दीन हैज स्पेंट 2.5 months इन ऑफिस विदाउट प्रूविंग ही हैज़ अ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अब यहाँ पर आती है प्रॉब्लम जो हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम, इन्होंने अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं किया है। उसके बाद कोरोना वायरस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तबलीगी जमात का आपने नाम सुना होगा। तबलीगी जमात जो है, इनका हेडक्वार्टर मलेशिया में भी है। हेडक्वार्टर नहीं, इनका बहुत बड़ा सेंटर है मलेशिया में। यहाँ पर जब शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात से केसेस आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि मलेशिया के 673 कन्फर्म्ड इन्फेक्शंस में से जो 2/3 इन्फेक्शंस हैं वो केवल और केवल तबलीगी जमात से जुड़ी हुई हैं, उसी के साथ संबंध रखती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा सोर्स बन गया था साउथ ईस्ट एशिया में वायरस के स्प्रेड करने का। भारत में भी काफ़ी बड़ा सोर्स बना था वैसे ये। और उसके बाद पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को लागू कर दिया। ठीक है, और साथ में कन्वीनियंटली बोल दिया कि जी आप यहाँ पर जो ओपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, वो आपके खिलाफ किसी भी तरह का प्रचार या प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो ये तीसरी चीज़ हुई। पहली चीज़ क्या हुई, उन्होंने मेजॉरिटी प्रूव नहीं की। ठीक है, दूसरी चीज़, कोरोना वायरस की आड़ में उन्होंने बोल दिया कि कोई गैदरिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़, इसी गैदरिंग की आड़ में बोल दिया कि कोई अपोजिशन पार्टी यहाँ पे प्रचार या प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। उसके बाद इन्होंने मार्च में जो पार्लियामेंट सेशन होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया। अगेन किसकी आड़ में, कोरोना वायरस की आड़ में, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग के ऊपर लिमिट लगा दी है आपने। अब साथ ही में वो अपने लिए जो सपोर्ट है, जो सहयोग है, उसको बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने। ही हैज़ बीन बिल्डिंग सपोर्ट बाय हैंडिंग आउट पर्क्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो ऑलरेडी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको कुछ ना कुछ उनका लाभ करवा रहे हैं, जिसमें से 73 को वो मिनिस्टर बना चुके हैं, या डिप्टी मिनिस्टर या फिर स्पेशल एनवॉय का जो टैग है वो दे चुके हैं। लॉ मेकर्स को अपनी तरफ कर लिया है। ठीक है, धीरे धीरे ये कर रहे हैं। इसके बाद कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं। जेम्स चेन एक नाम है, प्रोफेसर ऑफ एशियन स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। ही हैज सेड कोविड-19 अलाउज देम टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मंकी बिजनेस, एवरीथिंग इज अप फॉर ग्रैब्स। यानी कि लोकतंत्र यहाँ पर जो है वो खतरे में है। अब वापस जाइए उस पार्टी को जो नजीब रजाक की पार्टी थी, जो मैंने आपको कहा ये 60 साल से जो पार्टी राज कर रही है, 2018 में ये पार्टी यहाँ से निकल चुकी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो महाथीर मोहम्मद की जो पार्टी है वो पावर में आ गई थी। लेकिन अब जो नई पार्टी है, जो पार्टी मुहिद्दीन यासीन की पार्टी है, इन्होंने अब नजीब रजाक के साथ ही कोलिशन दोबारा बना लिया है।
ठीक है। और नजीब रज़ाक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बहुत लंबे समय से लगे हुए थे, क्योंकि ये लंबे समय से सत्ता में थे। Who is accused of siphoning billions of dollars from a government investment fund he once controlled. He faces dozens of criminal charges and multiple trials as well. ठीक है। यही नहीं, जब वोटर्स ने 2018 में इनकी पार्टी को हराया था तो वो काफ़ी खुश हुए थे कि आपने एक ऐसी पार्टी को हरा दिया है जो कि 60 साल से सत्ता में थी और सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही थी। पिछले 60 साल से ये अपनी पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या है कि दोबारा से नजीब रज़ाक जो हैं वो मुहिद्दीन यासीन के साथ वापस से सत्ता में आ गए हैं। यहाँ तक कि जो इनके ऊपर और इनके साथ जो इनके बेटे हैं, स्टेप्सन हैं इनके, जिनका नाम है राइजा अजीज़, ये भी इनके ऊपर भी चार्जेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो भी ड्रॉप करवा दिए गए हैं। राइजा अजीज़ काफ़ी फेमस इंसान है। एक मूवी है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से, हॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी है, बहुत ही पॉपुलर मूवी है, उसके प्रोड्यूसर रह चुके हैं ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर चौथी या पांचवी चीज़ हो रही है जहाँ पर लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी को वहाँ पर डर है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में जो महाथीर मोहम्मद हैं, जो फॉर्मर पीएम जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्होंने आलोचना की नई गवर्नमेंट की फॉर डिसमिसिंग द चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर राइजा, कि आपने ऐसे कैसे उनके खिलाफ जो आरोप थे उनको ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा ही इज़ गोइंग टू रिटेन मनी स्टोलन बाय हिम एंड बी एक्विटेड एज वेल। ठीक है, आप वो छूट भी जाएंगे बिना किसी चीज़ के। द पब्लिक इज डिस्गस्टेड एंड एंग्री। क्या मलेशिया में न्याय इस तरीके से दिया जाएगा अब? ठीक है, और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी पास करने की मांग की है अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट। यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर अनवर ने भी कहा है द इशू ऑफ लेजिटिमेसी इज स्टिल हैंगिंग, कि हम इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर पावर शिफ्टिंग हो चुकी है 24 फरवरी के बाद जो पावर शिफ्टिंग हो चुकी है, हम इसे लेजिटिमेट नहीं मानते। दे डोंट इवन हैव द करेज टू टेस्ट देयर मेजॉरिटी। उनको डर लग रहा है, इसीलिए वो अपनी मेजॉरिटी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो मलेशिया में स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है और लोकतंत्र को वहाँ पर जो है काफ़ी खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी नोट पर वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।